ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई है आज से 3000 साल पहले ग्रीस में। हालांकि जो मॉडर्न ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं उनकी शुरुआत ग्रीस में हुई थी 1896 में। अभी आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है। हालांकि 2021 चल रहा है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक जो है वो 2020 चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से पिछले साल ओलंपिक्स नहीं हो पाए थे। और 130 करोड़ का जो हमारा देश है उसको अभी तक 3 मेडल्स मिले हैं। एक मीराभाई चानू ने जीता है, एक पीवी सिंधु ने जीता है और एक हमारी बॉक्सर ने जीता है। हमारे देश में स्कीम चल रही है, मोदी जी ने चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर लग ऐसा रहा है कि बेटियां हमारी जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचा रही हैं। साल 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन किया और इन 120 सालों में अभी तक सिर्फ 29 मेडल्स भारत को मिले हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि माइकल फिलिप्स एक ओलंपिक प्लेयर हैं, यूएसए की तरफ से जो स्विमर हैं, उन्होंने ही अकेले 28 मेडल्स अपने देश के नाम कर लिए हैं। यहाँ पूरे देश को 29 मेडल्स मिले हैं, वहीं माइकल फिलिप्स अकेले 28 मेडल्स जीत चुके हैं। और यूएसए ने जब से मेडल ओलंपिक शुरू हुए हैं 2828 मेडल्स अभी तक जीत चुका है यूएसए, अमेरिका। और चाइना 608 मेडल अभी तक जीत चुका है। अभी जो ओलंपिक्स चल रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें कोसोवो नामक एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन गोवा के समान है। लगभग 18-19 लाख लोग रहते हैं वहाँ पर सिर्फ। और इस कोसोवो छोटे से देश ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं ओलंपिक में, टोक्यो में। मतलब इससे एक बात तो साफ है कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा गुणवत्ता होगी, ज़्यादा अच्छा होगा। कम लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। और इस बार आशा की जा रही थी कि इंडिया की जो ओलंपिक में प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 127 एथलीट्स का कंटिंजेंट भारत ने भेजा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 2 डिजिट में तो मेडल्स आएंगे, मगर नहीं आए। हालांकि इस सब के बावजूद भी कुछ चीज़ें खुश करने वाली हैं, जैसे हॉकी टीम का प्रदर्शन ले लीजिए, चाहे वो मेंस हॉकी टीम हो या वुमेन हॉकी टीम हो। और जिन खिलाड़ियों ने पदक लिए हैं उनका भी प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार। आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतना बड़ा देश भारत सिर्फ चुनिंदा 1-2 मेडल जीतता है और उसमें भी हम काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्यों, क्या कारण है ऐसा कि भारत स्पोर्ट्स में इतना पिछड़ा हुआ है। सबसे पहली बात जो आती है वो हमारी मेंटेलिटी के ऊपर आती है। हमारे यहाँ तो कहावतें भी उस तरीके की प्रचलित है। कहावतें एक समाज को दिखाती हैं। हमारे हमारे यहाँ प्रचलित है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बेकार। और ये जो इस तरीके की कहावतें जो प्रचलित हैं, ये एक परसेप्शन दिमाग में डालती हैं लोगों के कि खेलना कूदना एक हॉबी के तौर पर तो ठीक है कि बच्चा गया खेल कूद के घर पे आ गया और अपनी पढ़ाई करके फिर इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, मगर स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन की तरह लेना ये बहुत कम है और बहुत दुर्लभ है। इस वजह से हमें कम मेडल्स जो है देखने को मिलते हैं। और ये जो इस तरीके की मेंटालिटी बनी है, ये कोई हवाई मेंटालिटी नहीं है, इसके सबूत भी हैं। आए दिन आप न्यूज़ में, खबरों में इस तरीके की खबरें पढ़ते हैं कि फलाना आदमी इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीत चुका है देश के लिए, मगर आज चिप्स बेच रहा है, पान का ठेला लगा रहा है, कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है। तो इस तरीके से एक मेंटालिटी बनी है कि स्पोर्ट्स जो है एक प्रोफेशन, एक अच्छा ब्रेड अर्न करने वाला, पैसे अर्न करने वाला प्रोफेशन नहीं है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कोई सपोर्ट नहीं है ग्राउंड लेवल पर। हालांकि जब कोई मेडल जीत जाता है प्लेयर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तब सरकारें आ जाती हैं बड़े बड़े इनाम उनको देने की। फलाना इतने करोड़ का, ये सरकार इतने करोड़ का प्राइज मनी दे रही है। कोई सरकार उन्हें कोई पोस्ट दे देती है सरकारी महकमे में ऑफिसर की। मगर जो ग्राउंड लेवल है, जहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है और जो शुरुआती साल होते हैं 10-15 साल तक, तब कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है देश में जहाँ एक बच्चा ये कल्पना कर सके या उसके माँ बाप ये कल्पना कर सकें कि इसको स्पोर्ट्स में आगे भेजा जाए। इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है देश में जहाँ पे
एक बच्चा जो है ये सोच सके कि एक स्पोर्ट को भी वो एक प्रोफेशन की तरह ले सकता है। क्योंकि ध्यान रहे, जब 8, 10, 9, 10, 15 साल का जब एक बच्चा होता है, अगर उसमें उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले बचपन से, शुरुआत से ही, और जब 18-19 साल के बाद अगर उसको सपोर्ट अगर आप दे रहे हैं, तो यकीनी तौर पे जिस बच्चे को शुरुआत से वो सारी सुविधाएं मिली हैं वो अच्छा परफॉर्म करेगा। एक और जो बड़ी वजह है वो है पॉलिटिशियंस, जो नेता हैं हमारे, वही स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब अमित शाह के बेटे को ले लीजिए, बीसीसीआई के चेयरमैन बने हुए हैं। हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज, 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे ये प्लेयर्स के साथ गए, इस बात के लिए गए कि हम प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, मगर वहाँ पे ये बीच पर टहल रहे थे, कुछ इन्होंने किया नहीं। तो पॉलिटिशियंस जब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे तो यकीनी तौर पे उनको इतनी जानकारी नहीं होगी, इतनी समझ नहीं होगी कि किस प्लेयर को किस बात की ज़रूरत है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं बन पाएगा जो एक स्पोर्ट्स में खेला हुआ आदमी अगर उस पद पे हो, उस पोस्ट पे हो, तो वो बेहतर कर पाएगा। शुरुआत से जो नरिशमेंट एक स्पोर्ट्स प्लेयर को, एथलीट को चाहिए होती है, वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा और दे भी पाएगा। नहीं तो यही होगा कि जब ओलंपिक में कोई जीत जाएगा तो सरकारें बड़े बड़े इनाम कर देंगी, मगर ग्राउंड लेवल पर जब शुरुआत होती है तब कुछ नहीं मिल पाएगा एथलीट्स को। हमारे एथलीट्स को वो रिसोर्स ही नहीं मिल पाते हैं जो अमेरिका के, चाइना के, जापान के एथलीट्स को मिलते हैं। और यही कारण है, ना सिर्फ भारत बल्कि थर्ड वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज हैं, जो कम इकोनॉमी, कम जीडीपी वाली कंट्रीज हैं, उनका प्रदर्शन ओलंपिक्स में खराब ही रहा है। जो कंट्रीज ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, ये वही कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। इस तरीके की कंट्रीज ही ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इससे ये पता लगता है कि रिसोर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना ज़रूरी है एथलीट्स के प्रदर्शन में। हालांकि मौजूदा सरकार की इसमें तारीफ की जानी चाहिए कि इन्होंने खेलो इंडिया जैसी एक स्कीम लॉन्च की है, जिसका मकसद है कि नए टैलेंट को पहचानना, उनको फिर ट्रेन करना, उनको गाइडेंस देना, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए स्पोर्ट्स में भी। फिर एक नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया है, जिसमें सरकार कंट्रीब्यूट करेगी उस फंड में, कॉरपोरेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा, एनआरआई भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसमें 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा टैक्सेशन को लेकर, जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा। और जितना कंट्रीब्यूशन इसमें आता है उतना, मतलब प्राइवेट लोग जितना इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन सरकार भी इस फंड में करेगी, जिसका यूटिलाइजेशन होगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में और इन एथलीट्स को सपोर्ट करने में। उसके बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में आई। इस स्कीम का मकसद ये था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उसकी एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी का मकसद ये था कि ये ऐसे एथलीट्स को पहचानेगी जो संभवतः अगले आने वाले रियो ओलंपिक और जो टोक्यो ओलंपिक है उनमें जो मेडल्स ला सकते हैं, ऐसे एथलीट्स को पहचाना जाना था और इनको सपोर्ट करना था, इनको फाइनेंशियल और अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग का जो सपोर्ट होता है वो देना था। हालांकि ये स्कीम कितनी कारगर रही है हम टोक्यो ओलंपिक्स में देख ही रहे हैं। हालांकि कई एथलीट्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस तरीके की और भी स्कीम्स आनी चाहिए जिससे हमारे एथलीट्स को ये भरोसा मिले कि कोई है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद 2019 में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने बनाए। इस स्कीम के तहत देश भर में 20 ऐसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने थे। इन एक सेंटर में 6 स्पोर्ट्स की जो सुविधा है वो दी जानी है, जिसमें मतलब एथलीट जो है अपने आप को ट्रेन कर पाएंगे और इनको सारी सुविधा वहाँ पे दी जाएंगी। इसका जो टारगेट है वो 2024 पेरिस का ओलंपिक्स है और 2028 का लॉस एंजलिस में जो होने वाला ओलंपिक है उसको टारगेट में रखते हुए ये स्कीम बनाई गई है। अब देखना होगा कि क्या फ़ायदा मिलता है एथलीट्स को इससे और कितने पदक हम आगे ओलंपिक्स में जीत पाते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं
ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश को और मेडल्स मिलें, जिससे और लोग प्रभावित हों और लोग स्पोर्ट्स में आए, जिससे हमारा जो ये सूखा पड़ा हुआ है मेडल्स का वो कहीं ना कहीं भरे और भारत जितनी पॉपुलेशन है उसकी संख्या में थोड़े बहुत मेडल्स ज़्यादा लेकर आ पाए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।